हेलो एवरीवन। सबके क्या हाल चाल है। BPCG 174 आपके सब्जेक्ट कोड रहेगा मनोविज्ञान और मीडिया। दोस्तों इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके जो आंसर है मैं डिस्कस कर लेता हूं। और अगर 30 सवालों को अच्छे से देखते हैं समझते हैं तो आपको पेपर में काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो फटाफट से देखते हैं गाइज। पहला सवाल है, मीडिया की अवधारणा को परिभाषित करें, मीडिया के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो देखो, मीडिया को उन साधनों, मीडिया की परिभाषा क्या है? मीडिया को उन साधनों और स्रोतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से कुछ साझा किया जा सकता है। ठीक है। और अगर आपको ऑक्सफोर्ड की स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार मीडिया को जनसंचार के मुख्य साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब कितने प्रकार हैं वो आपसे पूछा है। तो देखो, मीडिया के 3 टाइप होते हैं। एक तो प्रिंट मीडिया जिसके अंदर पुस्तिकाएं आती हैं, किताबें आती हैं, प्रेस विज्ञप्ति आती है और न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं। ठीक है। दूसरा टाइप होता है मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें दोस्तों टेलीविज़न शामिल है, रेडियो शामिल है और फिल्म शामिल है। ठीक है। और तीसरी टाइप की मीडिया होती है इंटरनेट अथवा डिजिटल मीडिया। तो इसके अंदर सोशल मीडिया ये सब आ जाएगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सअप, ठीक है, ट्विटर, ये सब आ जाएगी। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, मीडिया प्रतिनिधित्व में विभिन्न प्रकार के रूढ़िबद्धताओं पर चर्चा करें। अब देखो, मीडिया प्रतिनिधित्व में विभिन्न प्रकार के रूढ़िबद्धता, पहली बात है रूढ़िबद्धता क्या होती है कि मतलब जब हम टेलीविज़न देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो गाइज समाज में ही कुछ लोगों को पीछे धकेल दिया जाता है। जैसे कि कई बार पुरुषों को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे महिलाओं को पीछे रखा जाता है। ऐसे ही समाज में जो दलित वर्ग है, समाज में जो अन्य वर्गों के लोग हैं, अन्य तबके के जो लोग हैं, उनको पीछे रखा जाता है। तो इसी को कहते हैं कि मीडिया के अंदर मतलब किसका प्रतिनिधित्व हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। ठीक है। तो कितने प्रकार की रूढ़िवादिता होती है? एक तो जेंडर रूढ़िवादिता होती है, ध्यान रखना। पहली रूढ़िबद्धता जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि कई बार महिला को कम दिखाया जाता है पुरुष की अपेक्षा, तो वो जेंडर रूढ़िवादिता के अंदर आ जाएगा। ठीक है। महिला को सिर्फ सीरियल्स तक सीमित रखा जाता है, सास बहू के जो सीरियल्स होते हैं। ठीक है। और अन्य भी महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर हम जो लोग देखते हैं, उसमें अधिकतर बार पुरुष को ज़्यादा दिखाया जाता है, तो इसको जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे। फिर जाति और जातीय रूढ़िवादिता। देखो, कई बार किसी एक विशिष्ट जाति के खिलाफ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, मीडिया में, तो उसको जाति और जाति रूढ़िवादिता के अंदर लिख देंगे अपन। तीसरे टाइप की रूढ़िवादिता है बुजुर्गों की रूढ़िवादियाँ, मतलब बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व कम अक्सर दिखाया जाता है नाटक वगैरह में, ठीक है, सोशल मीडिया में। फिर चौथी चौथी प्रकार की रूढ़िवादिता है मानसिक स्वास्थ्य विकार वाले लोगों की रूढ़ियाँ। तो देखो, जो मतलब जिनका मतलब दिमाग किसी तरह से मतलब ठीक तरह से काम नहीं करता है दोस्तों, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि इन लोगों से बचना है, ये लोग खतरनाक है, जबकि दोस्तों उनकी सहायता करके उनको ठीक करना चाहिए अपने को। तो कई बार मीडिया पर ऐसा भी दिखाया जाता है, मतलब वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो दर्शक भी ऐसे समझता है कि इन लोगों से बचना चाहिए, इन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो ये हो जाएगी आपकी चौथी प्रकार की मीडिया रूढ़िबद्धता। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विकार वाले लोगों की रूढ़ियाँ, ये चौथी टाइप की हो जाएगी। ओके। देखो, आपको पता है मीडिया एक नीति पे काम करता है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी के तहत वो क्या करता है, किसी एक विशेष वर्ग को ही दिखाता है। ठीक है। तो यही हो गई मीडिया प्रतिनिधित्व की रूढ़िबद्धता। फिर तीसरा सवाल देखते हैं, विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं। तो देखो, सबको पता है कि जो एक सेलर होता है, यानी कि एक बेचने वाला होता है, वो अपने आइटम्स को, अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है। ठीक है। तो विज्ञापन के जरिए वो अपने आइटम्स की सेल बढ़ा बढ़ा सकता है। ठीक है। मतलब किसी ने अगर टेलीविज़न के अंदर ऐड दे दिया, किसी ने रेडियो में, किसी ने फेसबुक पे ऐड दे दिया, तो दोस्तों हो सकता है कि उस विक्रेता की जो बिक्री है किसी भी सामान की, वो बढ़ जाए। तो यही उसका उद्देश्य रहता है। विज्ञापन बनाने में शामिल विभिन्न हितधारकों या उद्यमियों के बारे में व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो विभिन्न हितधारक कौन कौन से होते हैं अपने को? एक तो पहला हितधारक होता है उत्पादक, जो कि सामान बनाता है, अथवा व्यापारी। ठीक है।
ओके। और दूसरा हितधारक होता है मास मीडिया, जिसमें अपन टेलीविजन, सोशल मीडिया ये सब आ जाएगा, प्रिंट मीडिया। तीसरा होता है दोस्तों कई सरकारी प्राधिकरण, यानी कि सरकार भी तो विज्ञापन देने का काम करती है। जैसे कि भारत के अंदर जो सरकारी विज्ञापन होते हैं, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, वो भारतीय विज्ञान मानक परिषद संभालता है, ठीक है। तो ये हो गया विभिन्न हितधारक। विज्ञापन के उद्देश्य समझ में आ गया। मतलब ग्राहकों में वृद्धि करना, नए उत्पाद का परिचय देना, ब्रांड का निर्माण करना, अच्छी सार्वजनिक छवि का निर्माण करना, शिक्षा और जागरूकता। ये तो लिख देंगे अपन विज्ञापन के उद्देश्य, ठीक है। और फिर विज्ञापन में हितधारक मतलब कौन कौन से जो शेयर होल्डर है वो शामिल होते हैं। इसके अंदर उत्पादक शामिल होता है, ठीक है। इसके अंदर व्यापारी शामिल होता है, इसके अंदर विज्ञापन एजेंसी शामिल होती है, और इसके अंदर जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब आप अपना जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो किन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं। इसके बाद मास मीडिया, इसके बाद सरकारी प्राधिकरण इसमें शामिल होता है। सवाल नंबर 4 है, परासामाजिक संबंधों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। परासामाजिक संबंधों की परिभाषित विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। देखो परासामाजिक संबंध क्या होता है, जैसे कि मतलब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कोई सेलिब्रिटी देखते हैं, तो दोस्तों समय के साथ में क्या होता है, उससे हमारा अटैचमेंट बढ़ने लगता है, ठीक है। और हम उस कैरेक्टर की जो विशेषता है, मतलब कैसे कपड़े पहनता है, कैसे लोगों से बोलता है, और मतलब उसकी विशेषताओं को हम फॉलो करने लगता है, ठीक है। और उसको अपने आसपास ही फील करने लगता है उस सेलिब्रिटी। तो फिर उस सेलिब्रिटी से दोस्तों हमारा लगाव स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी सेलिब्रिटी से जब हम ऑनलाइन संबंध स्थापित कर लेते हैं, ठीक है, और वो जनता के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो दोस्तों इस प्रकार के जो संबंध हैं जो कि ऑनलाइन हम किसी सेलिब्रिटी से किसी महान व्यक्तित्व के साथ बनाते हैं, तो उसको कहते हैं परासामाजिक संबंध। विशेषताएं क्या होती है इसकी, विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। ये 20 नंबर का सवाल है। विशेषता एक तरफा संबंध। दोस्तों पहली विशेषता एक तरफा संबंध, यानी कि हम अगर कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे हम कोई कलाकार देखते हैं या फिर कोई कार्टून देखते हैं, जैसे कि छोटा भीम, तो उसी से लगाव हो जाता है, ठीक है। कोई कलाकार सिंगर देख लिया, एक तरफा संबंध होता है, यानी कि मतलब वो कलाकार हमें जाने या ना जाने, हम उससे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी विशेषता हो गई निवेश, मतलब हम जब उस सेलिब्रिटी से अपना जो संबंध जोड़ते हैं, तब हम उसके साथ में अपनी जो भावनाएं हैं तथा ऊर्जा, अपनी फीलिंग्स और एनर्जी, उसको निवेश करते हैं, ठीक है। तीसरी विशेषता है संबंध स्वेच्छा से जोड़े जाते हैं, यानी कि उस सेलिब्रिटी से जो हमें इंस्टाग्राम पे दिख रही है, यूट्यूब पे दिख रही है, हम अपनी इच्छा से उसके साथ में ऑनलाइन संबंध स्थापित करते हैं। फोर्थ विशेषता है परासामाजिक संबंधों की कि पारस्परिक आकर्षण जैसे ही घटक काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मतलब ऑनलाइन कोई भी हमें दिख रहा है कि कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, या फिर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम अट्रैक्ट होते हैं सबसे पहले तो उसके प्रति, मतलब उसका टैलेंट के लिए अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आकर्षण जैसे घटक काम करते हैं, राइट। पांचवी विशेषता है साथीपन की अनुभूति। मतलब दोस्तों कई बार उस कलाकार से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, और उसी कलाकार को हम अपने आसपास भी फील करने लग जाते हैं अपने डेली लाइफ में। छठवीं विशेषता है आवश्यकताओं की पूर्ति। मतलब इसमें अपने को लिखना है कि हम उस सेलिब्रिटी से दोस्तों कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, उसको ईमेल भेजने की कोशिश करते हैं, अगर वो कहीं पर अपना प्रोग्राम आयोजित करवाना चाहता है, ठीक है, हम उस प्रोग्राम के भी अंदर जाते हैं पास वगैरह लेकर के। तो छठी विशेषता हुई आवश्यकताओं की पूर्ति, राइट। फिर पांचवा सवाल है मीडिया मनोविज्ञान में प्रयुक्त विभिन्न शोध विधियों पर चर्चा कीजिए। तो देखो मीडिया मनोविज्ञान, इसमें के अंदर क्या होता है कि मीडिया का प्रभाव मनोविज्ञान पर, साइकोलॉजी पर किस तरह से पड़ता है, उसके लिए कुछ रिसर्च वगैरह की मेथड्स अपने को लिखना है, ठीक है। प्रायोगिक विधियाँ, पहली विधि है प्रायोगिक प्रणाली, राइट। और दूसरी विधि है सर्वे, यानी कि सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में क्या होता है, लोगों से सूचना इकट्ठा करते हैं, और उस सर्वे की एक निश्चित अवधि होती है, उस सर्वे का निश्चित उद्देश्य होता है, ठीक है। तीसरी जो प्रयुक्त विधि है, तीसरी शोध विधि का नाम क्या है, अवलोकन करना, मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना, राइट। चौथी विधि है मीडिया पथ का विश्लेषण, मीडिया पथ का विश्लेषण। पांचवी विशेषता है साक्षात्कार और समूह परिचर्चा। तो दोस्तों ये पांच विधियां आपको याद रखनी, इनके बारे में लिखना है, 20 नंबर का सवाल रहेगा। सवाल नंबर 6, भारत में ऑनलाइन वर्चुअल लर्निंग की विभिन्न पहलों तथा योजनाओं का परीक्षण करें।
तो देखो, भारत के अंदर देखिए, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। कोरोना के अंदर देख लो, मार्च 2020 के बाद में मतलब स्टूडेंट्स का घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब और हर कोई आजकल ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है। तो भारत सरकार उसके लिए क्या कर रही है, वही अपन देखते हैं। तो दोस्तों, 2015 में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो भारत के अंदर जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, कॉलेज हैं, तो उनको मतलब कौन चलाता है, यूजीसी चलाता है, ठीक है। और कौन चलाता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। और मेडिकल कॉलेज है, उनको भारतीय चिकित्सा परिषद, ये सब संभालते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम पे यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कोमा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कोमा भारतीय चिकित्सा परिषद, दोस्तों ये सब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार आज के टाइम पर दोस्तों कई सारे कोर्सेज है वो लागू कर रही है, जैसे कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको अपन मूक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मूक कोर्स है, ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 2009 में लाया गया। इसका क्या उद्देश्य था, मतलब विद्यार्थियों की जरूरत पूरा करने हेतु ये लाया गया था, और विभिन्न शिक्षण संस्थानों को आपस में जोड़ता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। दूसरी पहल देखते हैं दोस्तों, संयम, ठीक है, संयम। ओके। तो ये भारत सरकार के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के द्वारा लाया गया, ठीक है, कि मतलब जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन वगैरह प्रोग्राम सीख सके। तीसरा पहल है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन। इसके अंदर दोस्तों ऑनलाइन जो कंटेंट होता है, जो पढ़ने का कंटेंट होता है, उसकी सामग्री का निर्माण किया जाता है। शोध और विकास के लिए कम लागत वाली पहुंच की व्यवस्था की जाती है, कि मतलब समाज में जो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उस बहुत गरीब व्यक्ति, वो भी उस कंटेंट तक पहुंच सकता है, ताकि उसका जो विकास हो सके, वो पढ़ाई लिखाई कर सके ऑनलाइन। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन, इसी में और भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर मतलब दोस्तों जो अपन ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं और डॉक्टरेट करते हैं, इसके अंदर जो शिक्षा है दोस्तों, वो शिक्षा मतलब वो पढ़ाई लिखाई है, वो भी इस पोर्टल पे डाल दी गई है, ठीक है। इस मिशन में वो भी पढ़ाई लिखाई की जाती है, हायर एजुकेशन की। चौथा अभियान है इसमें, या चौथी पहल है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसमें सरकार है वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिखाती है, सिक्योरिटी के बारे में बताती है, ठीक है, ऑनलाइन सिक्योरिटी वगैरह के बारे में। और लिख सकते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसके अंदर भी दोस्तों मतलब समाज में चाहे वो गरीब हो कहीं चाहे अमीर हो, उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाती है, ताकि अगर वो कुछ पढ़ना लिखना चाहता है ऑनलाइन तो वो पढ़ सकता है। फिर एक और लिख सकते हैं वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम। तो ये 6 पहल आप सरकार की लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं, स्वास्थ्य संचार में मीडिया की व्याख्या कीजिए। अब देखो, स्वास्थ्य संचार का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोरोना महामारी, कोरोना पैंडेमिक फैल रही है, ठीक है। तो सरकार है दोस्तों तरह तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से मतलब लोगों को आगाह कर रही है कि आप कोरोना में आप थोड़ी सावधानी बरतिए, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि मीडिया की जो भूमिकाएं होती हैं, ठीक है, समाज में मतलब बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है उसके बारे में बताने के लिए तो मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्वास्थ्य संचार का मतलब क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो ऑनलाइन चैनल्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन सबको यूज किया जाता है। तो आपको 7वां जो सवाल ऐसे अटेम्प्ट करना था। 8वां सवाल है कि द्वारिक परिकल्पना क्या है, ठीक है, द्वारिक परिकल्पना क्या है। अब देखो, एक ही घटना को कई पत्रकार हैं वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और पत्रकार मतलब तरह तरह की घटनाओं को कलेक्ट कर सकता है, फिर वो प्रकाशक के पास में जाती है। प्रकाशक मतलब डिसाइड करता है कि कौन सी सूचना को छापना है, कौन सी सूचना को नहीं छापना है। अब जो सूचना मतलब बहुत ज़्यादा राजनीतिक है और प्रकाशक पर दबाव भी आ जाता है कई बार कि आप इस तरह की न्यूज़ वगैरह को मत छापना, इससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, अथवा किसी एक व्यक्ति की जो इमेज है वो डाउन हो सकती है। तो प्रकाशक क्या होता है, उस न्यूज को फिल्टर कर देता है, मतलब वो सारी न्यूज है वो छापता नहीं है। तो पत्रकार से सूचनाएं प्रकाशक की तरफ जाती है और प्रकाशक डिसाइड करता है कि कौन सी न्यूज छापनी है, कौन सी न्यूज नहीं छापनी है। द्वारिक परिकल्पना के अंदर लिख के आनी है। फिर है कार्य सूची निर्धारण सिद्धांत तथा उत्पादन सिद्धांत। देखो, दो विद्वान थे, मेकम्बस एवं शो, मेकम्बस एवं शो, ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि समाचार पत्र प्रकाशक डिसाइड करता है कि जनता की इच्छा क्या है। देखो, हर दिन है ना, जो न्यूज़पेपर है उसका जो फ्रंट पेज होता है उस पर मतलब तरह तरह की न्यूज आती रहती है। कई बार पर्यावरण से संबंधित न्यूज आ जाती है पहले पेज पे, कई बार खेल की न्यूज आ जाती है हेडलाइन। ठीक है, जैसे कि आईपीएल कौन जीता, राइट, फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता, तो वो आ जाता है मेन पेज पे। कभी राजनीति से संबंधित, कभी धर्म से संबंधित, कभी अर्थव्यवस्था या समाज या अपराध, या कई बार कोई देश में आपदा आ जाती है उससे संबंधित, या फिर आंतरिक सुरक्षा, या फिर विदेश नीति। तो दोस्तों मतलब ये व्यवहार समझा जाता है जनता का, मतलब जनता क्या पसंद करती है, अखबार में देखना, सोशल मीडिया पर देखना, ठीक है, टेलीविजन पे देखना। तो डेली की इन आदतों के अनुसार ही मतलब कोई समाचार पत्र है, कोई न्यूज़पेपर है, वो अपने फ्रंट पेज पे खबर छापता है। तो दोस्तों ये होता है कार्यसूची निर्धारण सिद्धांत। सवाल नंबर 9 है, सोशल मीडिया शब्द का वर्णन करें। अब देखो, सोशल मीडिया किसको कहते हैं? एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए जुड़कर लोग जानकारियां साझा करते हैं। सोशल मीडिया का दोस्तों व्यवहार पर क्या क्या प्रभाव है वो सब अपन जान सकते हैं कि सोशल मीडिया दोस्तों कई पॉजिटिव इफेक्ट भी है और कई नेगेटिव भी इफेक्ट है। तो आपको वो पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट सोशल मीडिया के क्या क्या है तो वो आपको लिख के आने की, इंसान का व्यवहार है वो भी बदल रहा है सोशल मीडिया के अधिक यूज करने से। सवाल नंबर 10 रहेगा, मीडिया प्रतिनिधित्व में राजनीति का वर्णन करें। ठीक है, मतलब इसमें क्या है दोस्तों, देखो मीडिया जो कवर करता है वह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो देखो राजनीति की जो खबरें हैं वो कई तरह की हो सकती है। ठीक है, राइट, किसी नेता ने बहुत ज़्यादा करप्शन वगैरह कर दिया है, ठीक है, कई बार मीडिया में उसको दिखा दिया जाता है। और कई बार ऐसे बहुत सीक्रेट होते हैं पॉलिटिशियंस के जो प्रकाशक नहीं दिखा सकता, तो प्रकाशक पर भी दबाव आ जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें अपने को मीडिया प्रतिनिधित्व में राजनीति इसमें लिखना है। सवाल नंबर 11, मास मीडिया में परिवर्तन के कारण विज्ञापन के बदलते परिदृश्य की चर्चा कीजिए। देखो आजकल के टाइम पर जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, मतलब जैसे कि कोई साबुन का है, कोई फेस वॉश का है, या फिर किसी भी मतलब कोई भी सेलिब्रिटी है वो कपड़े का ही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो दोस्तों आज के टाइम पर जो विज्ञापन बनाए जाते हैं वो काफ़ी अपील करते हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब आकर्षित, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं। आज से आप 20 साल के विज्ञापन देखो अखबारों में किस तरह के आते थे, और आज देखो दिन रात का अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आजकल डिजिटल आर्ट के माध्यम से और सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल करके और कंटेंट मार्केटिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या बन जाता है फिर, इंटरेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, यानी कि दोस्तों बहुत ही आकर्षित और ऐसा विज्ञापन बन जाता है जो कि ग्राहकों को लुभाता है। ठीक है, और परिवर्तन मास मीडिया में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। आज के टाइम पर क्या होता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि गूगल पे कोई भी सर्च करे तो मेरी वेबसाइट पहले दिखे। दोस्तों उसके लिए गूगल के अंदर एक चीज होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सर्च इंजन अनुकूलन। तो आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन अनुकूलन अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट है वो रैंक करेगी और मतलब पहले या दूसरे नंबर पे दिखाएगी। तो मास मीडिया में ये परिवर्तन हो रहा है, आजकल प्रोग्रामिंग का सब खेल है। और मतलब प्रासंगिक विज्ञापन, मतलब आजकल के टाइम पर वही विज्ञापन बनते हैं दोस्तों जो कि प्रासंगिकता रखते हैं, मतलब रेलेवेंस है, जनता के अकॉर्डिंग जनता क्या चाहती है, जनता किस तरह के प्रोडक्ट वगैरह चाहती है, तो उसी तरह से विज्ञापन बनाए जाते हैं। फिर होते हैं विज्ञापनीकरण। विज्ञापनिका क्या होता है, जैसे कि आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, मैगजीन पढ़ते पढ़ते टाइम एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, ठीक है, कोई भी क्रीम का या फिर कोई भी कोचिंग का, तो उसको कहते हैं विज्ञापनिका। मतलब कोई भी मैगजीन पढ़ते टाइम जो भी विज्ञापन आता है उसको कहते हैं विज्ञापनिका। तो इस तरह से लिखना है सवाल नंबर 11। अब देखो सवाल नंबर 12 पे आ जाते हैं गाइज, पारासामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। देखो पारासामाजिक संबंध मैंने आपको बता दी, जैसे कि अपन टेलीविजन देखते हैं, अपन इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वहां पर मतलब समय के साथ में हम कुछ लोगों को पसंद करने लग जाते हैं जो कि सेलिब्रिटी होते हैं। तो प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, पहला है चरित्र के तरह के गुणों व योग्यताओं को धारण करना, जैसे कि इसमें हम लिख देंगे कि हम जैसा चरित्र देखते हैं उस कैरेक्टर का वैसा ही मतलब हम बनना चाहते हैं। दूसरा लिखेंगे उपभोक्ता की लैंगिकता तथा आयु। तो देखो जैसे कि मतलब बच्चे हैं, बच्चे छोटा भीम देखते हैं, मिक्की माउस देखते हैं, राइट, तो उसमें से मतलब जो बच्चे रहते हैं, जो लड़के रहते हैं, लड़के और लड़कियां, छोटे लड़के जो है
वो मतलब मिक्की माउस और छोटा भीम को ही पसंद करते हैं, ठीक है। वो किसी लड़की को पसंद नहीं करते हैं जो कैरेक्टर होती है उसमें। और जो लड़कियां होती है, ऑडियंस होती है, ठीक है, ऑडियंस में लड़कियां भी तो होती है, छोटी बच्चियां, वो किसको पसंद करती है, वो मजबूरी में मतलब पुल्लिंग वाला जो कैरेक्टर होता है उसको पसंद कर लेती है, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो भी छोटा भीम और मिक्की माउस को पसंद कर लेती है, ठीक है। और जैसे कि देखा गया है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो लड़के होते हैं वो किसी सेलिब्रिटी को अथवा कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है या फिर कोई बॉडी बिल्डर है उसको पसंद करते हैं, उसको अपना आदर्श बनाते हैं, जबकि जो लड़कियां होती है वो नायिका को अर्थात एक्ट्रेस को अपना आदर्श बनाती है, ठीक है। तीसरा कारक लिखेंगे जो प्रभावित करता है पारस्परिक संबंधों को, मौजूदा मौजूदा रुझान। तो देखो कई बार क्या होता है, कई बार मतलब हम कोई ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है, उसी ट्रेंड में मतलब हम भी शामिल हो जाते हैं। जैसे कि कुछ सालों पहले ढिंचक पूजा का जो गाना आया था, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, ठीक है। तो हम भी मतलब प्रतिक्रिया करने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं यूट्यूब पे, तो मौजूदा रुझान में हमें ये देखना है, ठीक है। कई बार जो वीडियो वगैरह इंस्टा पे, ट्विटर पे, टिकटॉक के वायरल हो जाते हैं, हम भी उसी तरह के रुझान में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कमेंट वगैरह लाइक वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सवाल नंबर आपका 12। सवाल नंबर 13 हो गया दोस्तों, मीडिया मनोविज्ञान में शोध जटिल क्यों है, मीडिया मनोविज्ञान शोध में नैतिक मुद्दों की चर्चा करें। अब जटिल क्यों हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कई बार मीडिया टेक्नोलॉजी है वो तेजी से बदल रही है, मानव व्यवहार भी कई घटकों से प्रभावित होता है और मानव मनोविज्ञान निरंतर विकसित हो रहा है, इसलिए इसके परिणाम भी बदल रहे हैं, ठीक है, राइट। तो अपने को नैतिक मुद्दे क्या है, नैतिक मुद्दे मतलब निजता का उल्लंघन हो सकता है इसके अंदर, और हम किसी से बिना पूछे तो शोध नहीं कर सकते। जैसे कि कई बच्चे हैं वो कार्टून देखते हैं, कई लोग हैं वो मतलब ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, तो मतलब उनकी बिना परमिशन के हम उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए नैतिक मुद्दे। अब देखो शोध जटिल क्यों हो जाता है, उसमें आपको 4 पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे, शोध जटिल क्यों हो जाता है। पहला लिखना है परीक्षण अथवा संशोधन करना, दूसरा है प्रसंभाव्यतात्मक कारण, फिर तीसरा है वैकल्पिक स्पष्टीकरण, फिर चौथा है विविध व्याख्या, ठीक है। तो ये आपको सवाल नंबर 13 में लिखना था। सवाल नंबर 14 क्या है, संस्कृति पर मीडिया के प्रभाव की चर्चा। अब देखो मीडिया हर इंसान के पास में उपलब्ध है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, ठीक है। आज के टाइम पर इंटरनेट भी सस्ता है और मोबाइल भी सस्ता है, तो अमीर और गरीब दोनों ही सेम प्रकार के लगभग कंटेंट देखते हैं, ठीक है। मतलब कंटेंट देखते टाइम जो टेलीविजन में, कंप्यूटर में, ठीक है, हमें जो कपड़े दिखते हैं, कलाकृतियाँ दिखती है, जो लोग भाषा बोलते हैं, खाना पीना करते हैं, ठीक है, वैसा ही हम अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से समाज पर, संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। और मीडिया आज के टाइम पर सामाजिकरण एजेंट की तरह भी काम करता है, यानी कि सामाजिक मूल्यों का विचार हो अथवा नैतिकता हो अथवा न्याय हो, कोमा लोकतंत्र, कोमा सामाजिक नियमों को फैलाता है, ठीक है, मीडिया। और सोशल मीडिया अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनता है। सोशल मीडिया पे अगर किसी के पास में टैलेंट है गाइज, तो वो अपना टैलेंट प्रदर्शित भी कर सकता है और वो खुद के विचार भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया संस्कृति पर मीडिया के प्रभाव की चर्चा। सवाल नंबर 15 है स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संचार में अंतर स्पष्ट करें, स्वास्थ्य संचार के प्रसार के विभिन्न चैनलों की चर्चा करें। अब देखो स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर क्या आ जाएगा कि जैसे कि सरकार पहले से ही आगाह कर देते कि भाई आपको मतलब कोई बीमारी ना फैले, तो इसलिए आपको ये सावधानी अपनानी है, समय पर हाथ धोने चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए अपने को, ठीक है, और अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, राइट। ये तो हो गए स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब बीमारी हुई नहीं है और हमें मीडिया के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, तो उसको कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य संचार क्या, जैसे कि कोरोना फैल चुका है, तो सरकार है वो मतलब बार बार बताती रहती है कि आप इस बीमारी से बचने के लिए ये कर सकते हैं, अर्थात स्वास्थ्य संचार में हम बीमारियों के प्रति जागरूकता पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों की सेहत में सुधार लाना, जीवन शैली में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है वो बताया जाता है स्वास्थ्य शिक्षा में। और आवश्यक कदम उठा सकते हैं अपन, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो मीडिया पर प्रसारित की जाती है, तो वो स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर आ जाएगी। अब पूछा अपने को स्वास्थ्य संचार के विभिन्न चैनल, तो इसमें आप मनोरंजन चैनल कह सकते हैं, जैसे कि जो तारे जमीन मूवी में जो एक बच्चा था, ठीक है, जिसको एक बीमारी थी, डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया रोग था उसको, ठीक है। तो दोस्तों वो एक जो मूवी थी
तो इसमें एक बच्चे का मतलब मानसिक विकास है वो थोड़ा सा रुका हुआ होता है, ठीक है। इस कारण से कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों वही बच्चा है, मतलब उसी बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है उस मूवी में, और सब लोग हैं वो उस मूवी की तारीफ करते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य संचार के दूसरा चैनल है डिजिटल विपणन, यानी कि दोस्तों आज के टाइम पर वेबसाइट, एप्लीकेशन, चैटबॉट, ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल यहाँ पर प्रमोट की जाती है। तीसरा चैनल है सोशल मीडिया विपणन, ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो मतलब कई लोग हैं वो बताने की कोशिश करते हैं कि अपने को हेल्थ अच्छा करने के लिए ये सब करना चाहिए, ठीक है। और भी लिख सकते हैं कि अपन विज्ञापन, विज्ञापन के माध्यम से भी स्वास्थ्य से संबंधित जो सूचनाएं वो प्रसारित हो रही है। फिर और लिख सकते हैं कि पारस्परिक संपर्क भी लिख सकते हैं। पारस्परिक संपर्क में क्या लिखेंगे, जैसे कि एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर मरीज को जो भी कहता है, ठीक है, डॉक्टर और मरीज एक दूसरे से जो भी बात करते हैं, मरीज सब बातें डॉक्टर की मानता है। सवाल नंबर 16 क्या है, मीडिया में अपराधों का निरूपण। देखो, मीडिया में अपराधों का निरूपण, इसमें आपको अपराध समाचार के बारे में लिख के आना है और अपराध नाटक के बारे में लिख के आना है, ठीक है। साइबर अपराध देख लेते हैं। साइबर अपराध किसको कहते हैं, ऐसे क्राइम जिसको किसी लैपटॉप अथवा मोबाइल अथवा पर्सनल कंप्यूटर से किया जाता है, इसके लिए हैकिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वो भी साइबर अपराध के अंदर आती है। तो दोस्तों साइबर अपराध में क्या दिक्कत आती है कि इसमें मतलब कई बार पता नहीं चल पाता कि किस व्यक्ति ने मतलब कोई घटना की है, तो यहाँ पर मुकदमा चलाने वगैरह में दिक्कत आती है। अब वर्गीकरण देख लेते हैं, साइबर अपराध का वर्गीकरण। तो इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ मतलब स्पूफिंग की जाती है, ठीक है, स्पैम के माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट की जाती है, साइबर मानहानि और इंटरनेट रिले चैट कोमा फिशिंग, ठीक है। दूसरा है संपत्ति के खिलाफ साइबर अपराध। तो वर्गीकरण में पहला क्या था, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध, तो उसमें लिख देना जो भी पॉइंट बताया। दूसरा है संपत्ति के खिलाफ साइबर अपराध, ठीक है, संपत्ति के खिलाफ साइबर अपराध, इसमें कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हो जाएंगे। तीसरा आप लिख देना वर्गीकरण में संगठन के खिलाफ साइबर अपराध। चौथा लिख देना समाज के खिलाफ साइबर अपराध, जैसे कि समाज के खिलाफ क्या साइबर अपराध हो सकते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, हस्ताक्षर करना, ठीक है, नकली टिकट बनाना, नकली वेबसाइट बनाना। 17वां सवाल देखते हैं गाइस, मीडिया प्रतिनिधित्व के आयाम, कि यानी कि इसमें देखते हैं कि जो मीडिया है वो किस तरह से जेंडर, उम्र और जनजातीय कोमा राष्ट्रीय कोमा क्षेत्रीय पहचान कोमा सामाजिक मुद्दे और जो घटनाएं होती है उसमें मतलब किस तरह से इन चीज़ों को दिखाता है वो लोगों को, तो ये सब मीडिया प्रतिनिधित्व के आयाम हो जाएंगे, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता अपन समझ चुके हैं। सवाल नंबर 18 पे आगे पढ़ते हैं, गेमिंग संबंधी पहलू। तो दोस्तों इसके अंदर क्या लिखना है अपने को कि मतलब कई बार आप ये देखो कि जैसे कि कोई गेम है, ठीक है, उसको एक टीम मिलके खेल रही है, ठीक है, टीम मिलके खेल रही है, तो मीडिया पर उस टीम के बारे में बताया जाता है कि टीम की प्रगति क्या है, ठीक है, टीम का कौन मालिक है, ठीक है, टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, तो ये गेमिंग संबंधी पहलू आ जाएंगे। मीडिया फैंडम क्या होता है, मीडिया फैंडम मतलब कई बार हम किसी विशिष्ट सेलिब्रिटी को एडमायर, प्रशंसा करने लग जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम किसी के फैन हो गए, राइट, जैसे कि अपन चेन्नई सुपर किंग के फैन है, वो टीम अपने को अच्छी लगती है, तो दोस्तों हम भी उसका एक हिस्सा ही तो है टीम का, इसको कहते हैं मीडिया फैंडम। सवाल नंबर 19 पढ़ते हैं दोस्तों, यूनिट नंबर 4 से ये आपका सवाल रहेगा, वास्तविकता की सामाजिक संरचना की विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की चर्चा कीजिए। अब देखो इसमें क्या है कि हम मुद्दों को और विषयों को कैसे समझते हैं, है ना, वही वास्तविकता की सामाजिक संरचना होती है। जैसे कि अ, महिला के खिलाफ अत्याचार हो रहा समाज में, तो दो पत्रकार है, एक पत्रकार ऐसा लिख देगा कि महिला की गलती है, दूसरा पत्रकार लिखेगा कि ये जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है, इसके कारण महिला पर अत्याचार होता है, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अपन सामाजिक संरचनावाद, ठीक है, ये बर्नर और लुकमैन के द्वारा दिया गया था। सामाजिक संरचनावाद में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति घटना को अलग अलग मायनों में समझता देखता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतीकात्मक संवाद, प्रतीकात्मक संवाद, ठीक है, तो इसमें घटना को प्रतीक के रूप में देखा जाता है कि मतलब ऐसा समाज के अंदर, मीडिया के अंदर प्रसारित करवाया जाता है कि जो महिलाएं दुबली पतली ही मतलब
मीडिया में महिलाओं को दुबला पतला ही देखने के लिए मतलब ये प्रवृत्तियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई बार समाज के अंदर महिलाओं को दुबला पतला रखने पर मजबूर किया जाता है। ये प्रतीकात्मक संवाद के अंदर लिखना है, प्रतीकात्मक संवादवाद, ठीक है, ब्लू मैक्स के द्वारा दिया गया था 1969 में। तीसरा लिखना है उत्तर आधुनिकतावाद। ये 1970 में सिद्धांत में आया था। 1970 के दशक के अंदर ये सिद्धांत आया था, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है कि सीरियल्स के अंदर कैरेक्टर अपने आप को मतलब जब सीरियल कोई देखता है, ठीक है, कोई नाटक कोई देख रहा है तो वो अपने आप को उस जैसा फील करने लगता है, ठीक है। जैसे कि डिज्नीलैंड गए तो उसके अंदर जो काल्पनिक दुनिया दिखाई जाती है और उसके जो बाहर की दुनिया वो बिल्कुल अलग है। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद के अंदर आ जाएगा। सवाल नंबर 20 पढ़ते हैं गाइस। मीडिया व मनोविज्ञान, ठीक है, मीडिया व मनोविज्ञान, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, क्या संबंध है कि मतलब एक व्यक्ति वो एवरेज कितना टाइम बिताता है, ठीक है, सोशल मीडिया पर। और मतलब क्या एक यूजर है वो पूरे दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे सोशल मीडिया पर उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है कोई, और क्या सोशल मीडिया चलाते टाइम बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, जैसे कि कई बार फेसबुक व्हाट्सअप चलाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि किसी ने अपडेट तो नहीं कर दिया, कोई स्टेटस वगैरह, किसी ने ईमेल वगैरह तो नहीं भेज दिया। तो ये मीडिया व मनोविज्ञान का संबंध इस तरह से लिखना है आपको। इसमें दूसरा पार्ट है सवाल नंबर 20 में मीडिया मनोविज्ञान की भूमिका है। तो इसमें लिखना है पहला पॉइंट, मीडिया प्रदर्शनों में लेखन और उपस्थिति के माध्यम से मीडिया पर विशेषता का प्रचार प्रसार करना। सेकंड पॉइंट, मीडिया कार्यबल को परामर्श और कोचिंग देना। थर्ड पॉइंट लिखना है सवाल नंबर 20 में ही जो ख पॉइंट है, मीडिया के सभी रूपों में सुधार के तरीकों की पहचान पर शोध करना। ये हो जाएगा मीडिया मनोविज्ञान की भूमिका है। और भी लिख सकते हैं जैसे कि आज के टाइम पर दोस्तों नई नई जो मीडिया तकनीकी है वो बढ़ रही है और उसको अधिक प्रभावी कैसे करना है और यूजर के अनुकूल उसको कैसे बनाना है, ठीक है, ये भी मीडिया की भूमिका है। वर्चुअल क्लास के लिए नई तकनीक लागू करना, मीडिया स्टैंडर्ड को डेवलप करना, ठीक है। और समाज के अंदर जो मतलब वंचित समूह, जो हाशिए पर लोग हैं, जिनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो फिर मीडिया उन लोगों की भी हेल्प करता है, ठीक है। और मतलब एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट इसका भी प्रचार प्रसार करता है मीडिया। तो ये मीडिया मनोविज्ञान की भूमिकाएं हो जाएंगी। सवाल नंबर 21 हो चुका है। सवाल नंबर 22 हो गया प्रभावी विज्ञापन। देखो प्रभावी विज्ञापन क्या होता है कि मतलब विज्ञापन इस तरह से दिखाना, विज्ञापन इस तरह से दिखाना कि मतलब उसका जो प्रचार प्रसार है वो मतलब अधिकतम हो सके, ठीक है। मतलब हर कोई है जो मतलब उस प्रोडक्ट को खरीद सके, राइट। और विज्ञापन के क्या उद्देश्य हो जाएंगे, विज्ञापन मतलब इसमें क्या पूछा है अपने को सवाल नंबर 22 में, चरणों की व्याख्या कीजिए। मतलब प्रभावी विज्ञापन किस तरह से बनाया जा सकता है। तो पहला चरण लिखेंगे विज्ञापन उद्देश्य का चयन करना, दूसरा लिखेंगे विज्ञापन बजट पर डिसीजन लेना, तीसरा लिखेंगे विज्ञापन अभियान को डेवलप करना, चौथा लिखेंगे सही मीडिया का चयन करना, फिर पांचवा लिखेंगे विज्ञापन के प्रभाव का मूल्यांकन करना। अब ये 5 पॉइंट लिखने हैं अपने को कि प्रभावी विज्ञापन को डिजाइन कैसे किया जाता है। 23वां पॉइंट रहेगा अपना सूरत। 23वां सवाल रहेगा निक्षेपण क्या है। तो निक्षेपण का मतलब क्या होता है गाइज, कई बार मतलब समाज के अंदर लड़कों को लड़कियों को कह दिया जाता है कि आप इस तरह के व्यवहार करेंगे, ठीक है। जैसे कोई लड़का है तेज बोलता है तो उसको कह दिया जाता है कि तेज मत बोल, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा तेज बोलता है, ठीक है, गाली गलौज भी करता है तो उस पर कलंक लग जाता है। तो इसी कलंक को दूर करने के जो उपाय है उसी को अपन निक्षेपण कहते हैं, राइट। तो इसी निक्षेपण को दूर करने के लिए मीडिया क्या क्या भूमिका निभा सकता है वही लिख सकते हैं अपन। जैसे कि पुस्तकालय जा सकते हैं, गूगल में से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, फिल्म और टेलीविजन को देख सकते हैं, समाचार पत्रों से सूचना कलेक्ट कर सकते हैं। ये 23वां सवाल हो जाएगा अपना। 24वां सवाल, इंटरनेट व्यसन विकार एवं लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखो इंटरनेट है, इसकी आदत लगातार बढ़ती जा रही है। लोग मतलब अपने काम पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देकर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और घंटों घंटों शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो मानसिक विकास पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव, वो सब लिखना है 24वें नंबर सवाल में। 25वां है मीडिया के महत्व और कार्य के स्पष्ट कीजिए। अब देखो मीडिया के जो महत्व है वो सब लोग जानते हैं कि समाज के अंदर मतलब मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मीडिया में कई तरह की मीडिया आती है, सोशल मीडिया आती है, प्रिंट मीडिया आती है, राइट। तो मीडिया का काम क्या, महत्व क्या है इसका, मतलब जन जागरूकता फैलाना, शिक्षा व मनोरंजन
करना, लोगों को पर्यावरण की निगरानी से संबंधित सूचनाएं लोगों को देते रहना, ठीक है। समाज के अंदर, देश के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हैं वो बताते रहना, शिक्षा से संबंधित, खेल से संबंधित, राजनीति से, धर्म से संबंधित, ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित, ये सब जानकारी मीडिया के माध्यम से ही लोगों को पता चलती है। सवाल नंबर 26 है मीडिया और कल्याण। तो देखो, कई बार समाज के अंदर जो घटनाएं हो जाती हैं, मतलब जिससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन घटनाओं को दिखाने की कोशिश करता है मीडिया, और सरकार फिर उस चीज़ों का समाधान देखती है। और कई बार मतलब जो वंचित समूह के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, ठीक है, जिस समाज में मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनकी स्थिति अगर मीडिया दिखाती है तो सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ करती है, तो इस तरह से उनका भी कल्याण कल्याण या फिर उनका भी वेलफेयर हो जाता है। तो मीडिया और कल्याण भी लिखना है। फिर साइबर अपराध का वर्गीकरण ये देख चुके हैं। समाचार फ्रेमिंग, ठीक है। समाचार फ्रेमिंग क्या होती है कि मतलब अगर कोई भी समाचार लिखने से पहले पहले तो उसका मतलब आउटलुक तैयार किया जाता है कि इसकी ये टाइटल रहेगा, मेन कंटेंट ये रहेगा, कंक्लूजन वगैरह ये रहेगा। इस तरह से हमें मतलब ऑडियंस तक ये समाचार पहुंचाना है, तो ये समाचार फ्रेमिंग के अंतर्गत आ जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा और मास मीडिया, मतलब मास मीडिया की सहायता से स्वास्थ्य शिक्षा को किस तरह से फैलाया जा रहा है वो सब लिखना है। सवाल नंबर 27, सामाजिक निर्माणवाद के सिद्धांत की व्याख्या करें और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से आप क्या समझते हैं। तो देखो, सामाजिक निर्माणवाद सिद्धांत में 3 पॉइंट आ जाएंगे। पहला पॉइंट रहेगा सामाजिक संरचनावाद, दूसरा प्रतीक संवादवाद, और तीसरा है उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट के बारे में बारी बारी से लिखना है। फिर अपने को पूछा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से आप क्या समझते हैं। तो समाज के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि मतलब सीरियल्स में, बॉलीवुड मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में जो मतलब महिलाएं होती हैं उनको दुबला पतला दिखाया जाता है, तो कई बार महिलाएं भी होती हैं वो दुबला पतले पतला दिखने की कोशिश करती हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में इस तरह से अपने को लिखना है, ठीक है। सवाल नंबर 28 है मीडिया मनोविज्ञान शोध में नैतिक मुद्दों की व्याख्या करें। मतलब नैतिक मुद्दे कौन कौन से। पहला मुद्दा है बौद्धिक सहमति, ठीक है, किसी को जबरदस्ती शोध में शामिल नहीं कर सकते। दूसरा है नामहीनता और गोपनीयता। तीसरा है निजता, यानी कि प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। चौथा है शोध निष्कर्षों की रिपोर्टिंग एवं प्रकाशन नैतिकता। सवाल नंबर 29 है आधुनिक विज्ञापन के नए प्रारूपों का उदाहरण से स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखो, आजकल के टाइम पर जो एडवर्टाइजमेंट बन रहा है ना, वो विजुअल कंटेंट उनका बहुत अच्छा बन रहा है। मैंने आपको कहा है कि आज से 20 साल के आप विज्ञापन देखो और आज के देखो, आज के जो एडवर्टाइजमेंट है वो काफ़ी अपीलिंग दिखते हैं अपने को, ठीक है। मतलब फोटो भी एकदम क्लियर क्लियर नज़र आता है, उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो भी बड़ी आकर्षित होती हैं, ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं। तो आधुनिक विज्ञापन है वो सोशल मीडिया के जो नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ठीक है, इन सब पर विज्ञापन करवाया जाता है विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से। तो इस तरह से अपने को लिखना है ताकि उसकी जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। फिर सवाल नंबर 30 है गाइस, मीडिया हिंसा, काय प्रतिमा के मुद्दे तथा इंटरनेट व्यसन को कैसे प्रभावित करता है। मीडिया हिंसा को कैसे प्रभावित करता है। अब देखो, मतलब टेलीविजन के अंदर कोई भी मूवी चल रही है जो कि हिंसक है, तो उसको कई बार बच्चे भी देखते हैं, कई बार जो अडल्ट है वो भी देखते हैं, कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी देखते हैं। तो कई बार जो अडल्ट होते हैं वो मतलब जो सीन चल रहा होता है उसको हूबहू अपनी रियल लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कई बार मतलब इसके घातक परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं। और यही कारण है गाइज कि जो मतलब कोई भी मूवी चलती है, आपने देखा होगा, मूवी चलने से पहले उसको सर्टिफिकेट मिलता है। यू यू के आगे लिखा होता है /A, यू के आगे लिखा होता है /A। इसका मतलब क्या होता है कि जब बच्चे मूवी देखते हैं तो पेरेंट को भी उनके साथ में बैठना पड़ेगा उनको दिशा निर्देश देने के लिए। अगर किसी फिल्म का सर्टिफिकेट यू है तो इसका मतलब उस मूवी को एडल्ट देख सकते हैं। तो मीडिया हिंसा में इस तरह से लिखना है कि मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी टाइप की मीडिया होती है, तो उसमें कई बार अपराधों के बारे में बताया जाता है, तो उसको कॉपी करने की कोशिश की जाती है। काय प्रतिमा क्या है। काय प्रतिमा के अंदर अपने को लिखना है, काय प्रतिमा के अंदर लिखना है कि दोस्तों, जैसे कि अपन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर टेलीविजन पे, ठीक है, या फिर कोई मैगजीन के अंदर, या फिर कोई न्यूज़पेपर के अंदर मतलब हमने किसी सेलिब्रिटी को देखा, ठीक है, मतलब जिसका जो शरीर है वो काफ़ी सुडौल है, काफ़ी हष्ट पुष्ट है, सिक्स एब्स हैं, ठीक है। तो हम भी उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो अभिवृत्तियाँ होती है, एटीट्यूड होता है, वैसा ही एटीट्यूड हम रियल लाइफ में लाना चाहते हैं। उनके जो विश्वास हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वैसा ही हम रखना चाहते हैं। तो काय प्रतिमा का मतलब है कि
हम जिसको भी फॉलो करने लगते हैं इंटरनेट पे, उनके जैसा ही बनना चाहते हैं, उनका जैसा शरीर रखना चाहते हैं, उसके जैसा आचार विचार रखना चाहते हैं, तो ये काय प्रतिमा के अंदर आ जाएगा। तो मीडिया इसमें मतलब काफ़ी हद तक रोल निभाती है। ठीक है, मतलब एक जो ऑडियंस होता है जैसे कि हम ही है, ठीक है, तो हम अपना वजन देखते हैं, आकार देखते हैं, नाक नक्श देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, तो कितना संतुष्ट है हम, कितना संतुष्ट नहीं है, तो इस प्रकार से अपने को लिखना है काय प्रतिमा के मुद्दे। इंटरनेट व्यसन आप जानते हैं कि मतलब इंटरनेट एडिक्शन, ठीक है, इंटरनेट का एडिक्शन की मतलब लोग हैं घंटों घंटों भर रील्स है, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, अपना जो वैल्यूएबल टाइम है उसको गवाते रहते हैं, ठीक है, और अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, उसको भूलते जाते हैं। प्रोकास्टिनेशन आता जाता है लोगों में, लोग आलसी होते जाते हैं, ठीक है, अधिक टाइम बिताते रहते हैं सोशल मीडिया में। तो प्रोडक्टिविटी कम आती है, मतलब अपने जो डेली लाइफ के जो गोल रहते हैं दोस्तों, ये भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 30 कंप्लीट हो गए। आप इन सवालों को एक बार फिर से एक बार देख लेना, वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। आप इन सवालों को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइज। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।